अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साबिर हुसैन राजपूत की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। हमारे इलाके की वुसअत आपने नहीं देखी। कश्मीर के पहाड़ों की सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां नज़र आती हैं और उफ़क़ में घिरा हुआ अपना खित्ता दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया यही खित्ता है और इसके आगे समंदर है। कल मैं अंग्रेज़ों की लिखी हुई शिकार की कहानियाँ पढ़ रहा था। इसमें मलाया के जंगल की एक कहानी पढ़ी। एक आदमखोर शेर को मारने के लिए 2 अंग्रेज़ अफसर गए। मचान के नीचे 2 रातें बकरा बांधा मगर शेर न आया। 2 रातें गुजरी तो फिर बछड़ा बांधा गया, शेर न आया। शेर आता ज़रूर था लेकिन बकरे और बछड़े को देखकर चला जाता था। एक रात एक अफसर बकरे और बछड़े की बजाय खुद खड़ा हो गया। उसने सोचा था कि ये शेर इंसान के गोश्त का आदी हो चुका है। शेर की आवाज़ आई लेकिन वो करीब न आया। फिर दूसरा अंग्रेज़ नीचे आया। आखिर दोनों मचान पर जा बैठे। कुछ देर बाद एक फूली भटकी मलाई औरत इधर आ निकली। शेर उस पर आ गया और मारा गया। औरत बच गई। ये औरत चोरी छुपे किसी से मिलने गई थी। ये औरत की दिलेरी थी, वरना शाम के बाद इस शेर के डर से कोई बाहर नहीं निकलता था। ये कहानी पढ़ी तो मुझे अपने लड़कपन के शिकार का एक वाक़या याद आ गया। वो बड़ा दिलचस्प था। दिलचस्प इसलिए नहीं कि हम नौजवान थे बल्कि इसलिए कि लोगों के किरदार इस किस्म के थे जो अच्छे थे। वो कुछ और ही तरह अच्छे थे और जो अच्छे किरदार के लोग नहीं थे वो भी कुछ और ही तरह के अच्छे नहीं थे। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। एक दिलचस्पी ये भी थी कि लोग पसमानदा थे, इलाका पसमानदा था तो हम परस्ती ज़्यादा थी, सड़कें नहीं और मोटर ट्रांसपोर्ट नहीं थी, इसलिए फासले ज़्यादा लगते थे। हमारे इलाके के फासले तो इसलिए भी ज़्यादा लगते हैं कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़्यादा हैं, खड्ड और बरसाती नाले हैं, चट्टानें और मिट्टी के टीले हैं। उस ज़माने में लोग ज़्यादातर पैदल या घोड़ी टट्टू पर सफ़र किया करते थे। सफ़र पर सुबह काज़िब के वक्त और इससे भी पहले रवाना होते थे ताकि धूप तप जाने से पहले मंजिल पर पहुंच जाएं। जिन्हें दूर जाना होता वो आधी रात को ही चल पड़ते थे। किसानों का दिन सुबह काज़िब के वक्त शुरू होता था। अगर सूरज निकलते वक्त या इसके बाद किसी के मुतालिक पता चलता कि अभी सो रहा है तो गांव वाले कहते थे कि वो बीमार है। रेहज़नी का वक्त सुबह काज़िब का ही होता था क्योंकि शिकार सफ़र में होता था। रेहज़नों और चोरों के बगैर कोई माशरा मुकम्मल नहीं होता। आखिर पुलिस से भी तो कोई काम लेना होता है। किसी चोर से थानेदार ने पूछा था, ओए तूने चोरी क्यों की है? चोर ने जवाब दिया था, मैं चोरी ना करूं तो तुम्हें थानेदार कौन कहे। चुनांचे हमारे वक्तों में थानेदारों की थानेदारी साबित करने के लिए चोर और रहसन मौजूद रहते थे। वो चोर ही कहलाते थे। आजकल ज़माना तरक्की कर गया है इसलिए चोर सुल्तानी गवाह कहलाते हैं। दूर दराज देहात की खबरें मुसाफिरों की ज़बानी पहुंचा करती थीं। सेंसर का कोई डर नहीं था। इन ज़बानी अखबारों की खूबी ये होती थी कि इनके साथ एडिटोरियल नहीं होते थे। मुसाफिर किसी गांव के करीब से गुजरते तो हुक्के का कश लगाने और पानी पीने के लिए रुक जाते या रोक लिए जाते थे। वो प्यार और खुलूस का ज़माना था। मुसाफिर बैठते, सस्ताते और अपने अपने गांव और इर्द गिर्द के इलाके की खबरें सुनाते थे। एक रोज़ 2 आदमी हमारे गांव में रुके। उन्होंने 8-9 मील दूर एक जगह बताई। कहने लगे कि वहाँ भेड़िया है या शेर है। वो 7-8 आदमियों और 4 औरतों को जख्मी कर चुका है और 9-10 साल का एक बच्चा मारा गया है। वो एक ही जगह और एक ही वक्त हमला करता है। उन्होंने सुबह काज़िब का वक्त बताया। उन्होंने जो जगह बताई वो खुश्क नदी का पाट था। मैं आपको अपने इलाके के खतोखाल समझाने की कोशिश हर मज़मून में करता हूँ। अगर आप मैदानी इलाके के रहने वाले हैं तो मुश्किल से ही मेरे इलाके की तस्वीर अपने जहन में बना सकेंगे। ये खुश्क नदी खासी गहराई में से गुजरती थी। कभी सावन की बारिश में इससे चंद घंटों के लिए पानी आता और गुजर जाता था। बाकी साल ये खुश्क और रेतीली रहती थी। इसके किनारे दरिया या नहरों की तरह नहीं थे बल्कि दोनों तरफ 3 मंजिला मकान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवारें खड़ी थीं।
जिन्हें मेरी ज़बान में दंदियाँ कहा जाता है। इन दीवारों के ऊपर जाओ तो खेत या वीरान जगह होती हैं जो कुछ दूर वसअत के बाद किसी ऐसी ही गहराई की मुंडेर पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी गहराइयों में सुतूनों की तरह मिट्टी के टीले खड़े होते हैं, बाज़ ज़्यादा चौड़े भी होते हैं। अब हमारा इलाका बदल गया है। बारिशों ने खदोखाल को बहा डाला है। बाज़ नशेब गिरते तोदों से भर गए हैं, सड़कें बन गई हैं, छोटे छोटे बंद बांध दिए गए हैं जिनसे बरसाती नदियों का पानी खुश्क हो गया है। अब तो हमारे इलाके में कारें, वैगनें और मोटरसाइकिल चलते हैं। तरक्की की खुशी है, मगर इलाके का कुदरतीपन और असलियत मारी गई है, इसका अफसोस है। किसी इलाके की असलियत को वहाँ के लोग कायम रखा करते हैं, मगर ज़मीन और वक्त क्या बदला कि इंसान ही बदल गए हैं। ज़हनियत बदल गई है, खुलूस और प्यार नहीं रहा, कुदरतीपन और बेसाख्तगी नहीं रही। हमारे इलाके ने बहादुर पैदा किए थे। मैं जब अपने वक्त के लोगों की बातें सुनाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे वो कोई बैरूनी हमलावर थे जो यहाँ आकर आबाद हो गए और अब एक और कौम ने उन्हें शिकस्त देकर इस खित्ते पर कब्जा कर लिया है और पिछली नस्ल को कत्लेआम से ख़त्म कर दिया है। जिस खुश्क नदी कस्सी में भेड़िया या शेर हमला करता था, इसके एक तरफ यानी किनारों की ऊंची दीवार और रेतीले पाट के दरमियान रास्ता था। ये मुसाफिरों का रास्ता था। जैसा कि मैंने बताया कि लोग सुबह काजिब के वक्त सफ़र पर जाते थे। इस गहराई के रास्ते जो गुजरता था, दरिंदा उस पर हमला करता था। हमला यूं करता कि पीछे से आता और गर्दन दांतों में लेकर पंजे जिस्म पर जहां पड़े वहां गाड़ देता था। इसका शिकार बिदकता, तड़पता या इससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता था तो वो जो कुछ भी था भाग जाता था। सफ़र करने वाले अमूमन एक से ज़्यादा इकट्ठे जाते थे। बाज़ औक़ात बीवी बच्चे साथ होते थे। ऐसे ही किसी कुनबे का बच्चा पीछे रह गया और दरिंदे ने उस पर हमला किया। बच्चा होने की वजह से गर्दन छोटी थी। दरिंदे के दांत शेहरग में उतर गए होंगे। बच्चा डर भी गया होगा, इसलिए मर गया। ये दो आदमी ये खबर सुनाकर चले गए और गांव में हर एक राय देने लगा कि ये क्या चीज़ हो सकती है। अगर भेड़िया होता तो इसके हमले से कोई जिंदा न रहता। शेर नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे इलाके में शेर नहीं होते थे। बिज्जू हो सकता था, लेकिन हम जानते थे कि बिज्जू इंसान पर हमला नहीं करता। बिज्जू के मुतालिक बड़ी अजीब रवायत मशहूर थी कि ये ताज़ा मुर्दों को कब्र में से निकाल कर खाता है। लोग कहा करते थे कि मैयत को दफन करो तो उसी रात बिज्जू कब्र में सुराख करके अंदर चला जाता है और मैयत को बाहर घसीट लाता है। इसका एक टखना इस तरह मुंह में लेता है कि लाश सीधी खड़ी हो जाती है। लाश चूँकि अकड़ चुकी होती है इसलिए सीधी रहती है। बिज्जू जो बिल्ली जितना होता है, जब चलता है तो पता चलता है कि कफनाई हुई मैयत चल रही है। बड़े होकर पता चला कि ये बेबुनियाद रवायत है। बिज्जू इंसान की लाश न कब्र से निकाल सकता है न उठा सकता है, लेकिन उस दौर में हम इसे सच समझते थे। हालांकि हमने बिज्जू देखे भी थे और शिकार भी किए थे। अगर आप कभी लाहौर जाएं तो चिड़ियाघर में बिज्जू ज़रूर देखिएगा। गांव वाले सोचते रहे कि ये कौन सा दरिंदा हो सकता है। 3-4 दिन बाद 3 आदमी हमारे गांव में ज़रा सस्ताने के लिए रुके। उनके साथ 2 औरतें थीं। मेरे वालिद साहब ने औरतों को मेरी माँ के पास भेज दिया और मर्द बाहर मर्दों में बैठ गए। उन्होंने भी यही सुनाया जो पहले 2 आदमी सुना गए थे। इन 3-4 दिनों में इस पुरस्कार दरिंदे ने 2 औरतों पर हमला किया था। दोनों बेहोश हो गई थीं। उनके साथ इनके आदमी थे जो उन्हें उठाकर ले गए थे। इन 3 आदमियों ने कहा कि ये कोई दरिंदा नहीं, ये कोई शरार है, ये किसी की बदरू है। उन्होंने पूरे वसूख से बताया कि ये एक कंवारी लड़की की बदरू है। कहानी उन्होंने ये सुनाई कि कोई 6 महीने गुजरे। एक गांव की एक नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े सूबेदार के साथ तय कर दी गई। उसकी बीवी मर गई थी। लड़की शादी से 2 रातें पहले घर से भाग उठी। वो कहते थे कि दूर के एक गांव के एक आदमी को वो पसंद करती थी जो शायद उसकी बिरादरी का ही था। लड़की के भाइयों को उसके जाने का पता चल गया। वो उसके पीछे गए। उसे उन्होंने उस जगह पकड़ा जहाँ ये पुरस्कार दरिंदा लोगों पर हमला करता है। वक्त सुबह काजिब का था। भाइयों ने बहन का गला वहीं घूंट दिया और लाश वहीं कहीं दफन कर दी। इसके 40 रोज बाद इससे लड़की की बदरू उस जगह और अपने कत्ल के वक्त यहाँ से गुजरने वालों पर हमले करने लगी। इन आदमियों के साथ
जो औरतें हमारे गांव में रुकी थीं, उन्होंने औरतों को यही कहानी सुनाई और साथ ही ये भी कहा कि जो मर्द और औरतें वहां जख्मी हुईं, इनमें 2 औरतों ने बाद में बताया कि हमले से पहले उन्होंने इस जगह एक औरत के रोने की आवाज़ें सुनी थीं और हमले के बाद उन्होंने चांदनी में एक औरत को दूध की तरह सफ़ेद कपड़ों में थोड़ी दूर खड़े देखा था। वह हंसी थी और चांदनी में घुल मिल गई थी। हम उस वक्त जवान थे, इस किस्म की पुरस्कार और सनसनीखेज बातों को सच मान लिया करते थे, लेकिन तबीयत में कोई ऐसा जज्बा था जो हमें मजबूर करता था कि इस रात से पर्दा उठाओ और देखो, लोगों को दिखाओ। हम जान की बाजी भी लगा दिया करते थे। अब इस लड़की की बदरू को देखने का शौक पैदा हुआ तो सब शिकारी दोस्तों ने दिन के वक्त वो जगह देखने का इरादा कर लिया। वो जगह 8-9 मील दूर थी। रास्ता हमने मालूम कर लिया था। 1-2 रोज बाद हम गांव में किसी को बताए बगैर कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुत्ते साथ लेके निकल गए, जैसे मामूल और आदत के मुताबिक शिकार को जा रहे हों। रास्ते में हमने कोई शिकार न खेला। हम मौका वारदात देखने जा रहे थे, लेकिन हम सब नौजवान थे, किसी में इतनी अक्ल और तजुर्बा नहीं था कि कोई ऐसी वैसी हो गई तो हम क्या करेंगे। हमारे पास सिर्फ इरादे की पुख्तगी और दिलेरी थी। मेरे ज़्यादातर दोस्त इस रवायत को 100% सच मानते थे कि ये कोई दरिंदा नहीं बल्कि एक मकतूल कंवारी की बदरू है। मैं और मेरा दोस्त शहबाज इस रवायत को शक की निगाह से देखते थे। हम दोनों ने इस रवायत पर बहुत गौर किया था, ये सही मालूम नहीं होती थी। उस जगह पहुँचे, उसके खदोखाल मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ। खुश्क नदी के दोनों तरफ गंदियाँ मट्टी की दीवारें खड़ी थीं, इनमें शिगाफ भी थे। शिगाफों के अंदर कुएं से थे जो ज़मीन में नहीं बल्कि ऊपर को थे। हमने कुत्ते एक जगह बांध दिए और खुश्क नदी की रेत पर और शिगाफों के अंदर और बाहर पंजों के निशान देखने लगे। कोई ऐसा पंजा नजर न आया जो दूसरों से बड़ा और मुख्तलिफ होता। किसी बदरू ने हमें डराया भी नहीं। हम तो ऐसी जगहों के ही रहने वाले थे। अजनबी लोगों के लिए ये जगह डरावनी थी। हम ऊपर चले गए। कोई 1 मील दूर एक गांव दिखाई दिया। इधर उधर देखा, उसके अलावा और कोई गांव नजर न आया। हम उस गांव में चले गए। हमें बाहर चरपाइयों पर बिठाया गया और गांव के लोग जमा हो गए। हमने उनसे इस पुरस्कार दरिंदे के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने वही कुछ सुनाया जो हमारे गांव में सस्ताने के लिए रुकने वाले आदमी सुना गए थे। वो भी इसे कोई दरिंदा नहीं, बदरू और कोई चीज़ कह रहे थे। हमारे यहाँ कोई चीज़ जिन, चुड़ैल और शरर शरार को कहते हैं। मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट मेरे लिए कुफ्र का फतवा बन गया। मैं उस उम्र में अक्लमंद तो नहीं था, लेकिन ये समझ गया कि मौलवी साहब को पसंद नहीं कि उनके सिवा कोई इस मामले में दखल दे। हमारे साथ हिंदू और सिख भी रहते थे। किसी ने हमें बताया कि पंडित किस्म का एक सन्यासी वहाँ करीब ही कहीं रहता था। उसने अपना ही एक चक्कर चला रखा था। इसे तो हमने मिलने की सोची ही नहीं। वहाँ हमें 2 नौजवान मिल गए जो बड़े अच्छे घरानों के थे। उन्होंने हमारे साथ अलग होकर बात की। वो इसी देहाती मुआशरे के लड़के थे, लेकिन इन पीरों, मौलवियों और सन्यासियों का असर कबूल नहीं कर रहे थे। उन्होंने हमारा साथ दिया और कहने लगे कि इस दरिंदे का जख्मी किया हुआ एक आदमी मौजूद है। वो इसी गांव में था, लेकिन इतना डरा हुआ था कि अपने ऊपर हमले का वाक़या सुनाते हुए कांप रहा था। हमने उस पर जिरह की। हम ये मालूम करना चाहते थे कि ये चीज़ जो कुछ भी है कितनी बड़ी है। उसने बताया कि उसने देखी नहीं। वो गुजर रहा था तो उसके पीछे कोई चीज़ गुर्राई और फौरन बाद पीछे से उसकी गर्दन दांतों के शिकंजे में आ गई। इस दरिंदे ने गर्दन फबोड़ी। इस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसे वो इस दरिंदे पर चला नहीं सकता था क्योंकि दरिंदा पीछे था। उसने कुल्हाड़ी पीछे को मारी जो दरिंदे को लगी, लेकिन उसे जख्मी न कर सकी। लेकिन दरिंदा भाग गया। हम उस आदमी से इस दरिंदे की जसामत मालूम करना चाहते थे जो वो बता नहीं सकता था। उसने ये साबित करने के लिए कि ये कोई और ही बला थी, हमें जसामत यूं बताई। उसका मुंह मेरी गर्दन पर था और पाँव ज़मीन पर थे और अगले पंजे मेरे सर से भी ऊपर थे। उसने कानों पर हाथ रखकर और आंखें खौफ से खोलकर कहा, वो बला थी लड़कों, मत पूछो, मत पूछो। इस आदमी का कद उस जमाने के कदबुत के मुताबिक तकरीबन 6 फीट था। मैंने सोचा कि बला का मुंह गर्दन पर और पाँव ज़मीन पर थे,
तो ये बहुत बड़ा रीछ है या शेर, ये तो भेड़िया हो भी नहीं सकता था। हमने उसके जिस्म का मुआयना किया और उसी उम्र में हम अहमद यार खान बन गए। उसकी गर्दन बुरी तरह जख्मी थी, दोनों कंधों में पंजे उतरे हुए थे और कूलों से जरा ऊपर कमर के दाएं और बाएं गहरी और ऊपर से नीचे को जाती हुई लंबी खराशें थीं। ये साफ सबूत था कि ये कोई छोटा दरिंदा था। ये खराशें पिछले पंजों की थीं और कंधों पर जख्म अगले पंजों के थे। गांव के लोग और चंद एक अपने दोस्त भी हमें डरा रहे थे, बार बार कहते थे कि ओए साबू, खुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे। लेकिन मुझे इस गांव के दो नौजवानों से और अपने दो दोस्तों से हौसला मिल रहा था। खुदा ने तबीयत भी कुछ ढीठ सी दी है। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इस पुरस्कार धंधे को पकड़ूंगा या इसके हाथों पकड़ा जाऊंगा। इस जख्मी के जख्म को देखकर ये पता चल गया था कि ये कोई छोटा दरिंदा है। गांव वालों ने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर रखा था। खाने के दौरान छोटे बड़े दरिंदों की बातें हो रही थीं, तो गांव वालों ने एक जंगली बिल्ले की बात सुनाई। कहने लगे कि गांव के एक घर ने बड़ी खूबसूरत बिल्ली पाल रखी है, बड़ी मोटी ताज़ी बिल्ली है। हुआ यूं कि 2.5-3 महीने गुजरे, बिल्ली गांव से निकलकर खेतों में चली गई। घर वालों ने तलाश शुरू कर दी, देखा कि वो एक जंगली बिल्ले के साथ खेल रही थी। आपने बिल्ले तो देखे होंगे, बिल्ली की निस्बत मोटे ताजे होते हैं, लेकिन जंगली बिल्ला आम बिल्ले से 3 गुना ना हो तो दुगना ज़रूर होता है। इसे आप छोटा शेर कह सकते हैं। इसकी शक्ल चीते जैसी होती है, गर्दन मोटी और चेहरा भरा हुआ होता है। ये जंगलों में रहता है, चूहे, खरगोश और नेवले मारकर खाता है। इंसान पर हमला नहीं करता, लेकिन भूख और खतरे की सूरत में ये शेर जैसा दिलेर और खूंखार हो जाता है। अगर कुत्ते के मुकाबले में आ जाए तो कुत्ते को चीर फाड़ देता है। हमारे इलाके में कभी कभार कोई जंगला बिल्ला नजर आता था, लेकिन दूर से ही भाग जाता था। इन लोगों ने सुना है कि उन्होंने जंगली बिल्ला देखा तो उसे ढेले मारे, लेकिन वो घूम फिर कर फिर बिल्ली के पास आ जाता और गुस्से से गुर्राता था। बिल्ली बजाय उधर आने के बिल्ले की तरफ जाती थी। ये सच्ची मोहब्बत का मामला मालूम होता था। बिल्ला इस तरह दांत निकाल कर गुर्राता था जैसे करीब आने वाले को खा जाएगा। बिल्ली बड़ी ही खूबसूरत थी और बिल्ला जिधर जाता बिल्ली उसके पास चली जाती थी। बिल्ली उससे अलग होती तो बिल्ला बरसते ढेलों और पत्थरों से बेनियाज बिल्ली के पास जा खड़ा होता। लोगों ने उसे घेर लिया। बिल्ले ने भागने के रास्ते बंद देखकर एक तरफ के आदमियों पर हमला कर दिया। वो आदमी भागे, दूसरों ने पत्थर मारे और उसका हमला नाकाम बना दिया। मालिक ने बिल्ली को पकड़ लिया। कहते थे कि वही बिल्ली जो मालिक से प्यार किया करती थी, अब उसने पंजों से उसके हाथ जख्मी कर दिए और काटती थी। बिल्ला उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन गांव के 2 कुत्ते आ गए। बिल्ला मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। कुत्ते 2 थे और लोग बिल्ले को ढेले भी मार रहे थे। उसे कुछ ढेले लगे भी थे। उसे भागना पड़ा। दोनों कुत्ते उसके पीछे गए, लेकिन थोड़ी दूर से दोनों वापस आ गए। एक कुत्ता बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था, उसका चेहरा लहूलुहान था। बिल्ले ने उसकी एक आंख निकाल दी थी। लोगों ने देखा कि बिल्ला दूर एक टीले पर बैठा इधर उधर देख रहा था। वो शाम तक वहीं बैठा रहा। ये वाकया हमें दरिंदों के जिक्र में एक दिलचस्प वाकये के तौर पर सुनाया गया था, लेकिन मेरे कान खड़े हो गए। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि जंगली बिल्ले में इंतकाम का जज्बा ज़्यादा अरसे रहता है या नहीं। ऊंट के मुतालिक सुना था कि साल 2 साल बाद भी इंतकाम लेता है। एक बात बताएं, मेरे दोस्त शाहबाज ने गांव वालों से पूछा, उस जगह जहां कोई चीज़ इंसानों पर हमला करती है, वहां पहला हमला कब हुआ था? बताया गया कि इस बिल्ले बिल्ली के वाकये के 4-5 दिन बाद 102 आदमी एक आदमी को इस गांव में लाए। उसकी पीठ और गर्दन से बेतरह खून बह रहा था। वो नीम बेहोश था। ये तीनों कहीं दूर के रहने वाले थे। शहर अभी अंधेरी थी तो उस जगह से गुजरे। किसी चीज़ ने पीछे से इस आदमी पर हमला कर दिया और उसे जख्मी करके वो चीज़ भाग गई। उन्होंने इस गांव को करीब देखा तो जख्मी को यहीं उठा लाए। गांव में उसकी मरहम पट्टी की गई। उसके बाद आए दिन खबरें आने लगीं कि कल उसी जगह एक और आदमी पर इस चीज़ ने हमला किया है। 3 महीनों में बहुत से आदमी और औरतें जख्मी हो गईं और एक बच्चा मारा गया। ये वही जंगली बिल्ला है, शहबाज ने कहा और मैंने तायद कर दी। इस गांव के जो 2 नौजवान हमारे हम ख्याल थे बोल पड़े। उन्होंने कहा कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये वही जंगली बिल्ला होगा, लेकिन गांव के बूढ़े और मौलवी सन्यासी वगैरह उन्हें बुरा भला कहते थे।
हमने बिल्ले का रंग पूछा। बताया गया कि आम बिल्लियों की तरह स्लेटी रंग का है और गहरे स्लेटी दाग धब्बे से हैं। हम वहाँ से रुखसत हुए और अपने गांव पहुँचे। रास्ते में हम उस बिल्ले को मारने के प्रोग्राम बनाते आए। हमारे आधे दोस्त मुखालफत कर रहे थे। वो कहते थे कि जंगली बिल्ला ऐसा खूंखार नहीं हो सकता, ये कोई और चीज़ है। हमने कहा कि आएंगे ज़रूर, कोई और चीज़ हुई तो भाग जाएंगे। तय ये हुआ कि शाम को इस गांव में रहेंगे और सुबह काजिब के वक्त, जो इस पुरस्कार दरिंदे के हमले का वक्त है, उस जगह जाएंगे। इस प्लान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नुक्ता ये था कि गांव में किसी को पता नहीं चलने देंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, वरना हम अपनी माँओं और तोहम परस्त बुजुर्गों के जूतों का शिकार हो जाएंगे। आप जानते हैं, बदरूहों, जिनों और चुड़ैलों का शिकार हमेशा ममनू रहा है। अपने जो दोस्त हमारे प्लान के मुखालिफ थे, उन्हें कहा कि हमारे साथ आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, आने से डर जाएं तो मुंह बंद रखें। वो हमारे दोस्त थे, हमें मना करते रहे। उन्होंने बड़ी डरावनी कहानियाँ सुनाई, लेकिन हम न डरे। मैं अपने मुतालिक आपको बता दूं कि मैं दिल में डरा हुआ था, मगर बाहर से मैं सबसे ज़्यादा बेखौफी का मुजाहरा कर रहा था। मेरा दोस्त शहबाज बगैर किसी डर और शक के कहता था कि ये जंगली बिल्ला है। ये अलग कहानी है कि इस खौफनाक शिकार को किस तरह एक राज रखकर हम एक रोज़ रवाना हुए। सब ने पहले ही गांव में कहना शुरू कर दिया था कि हम 15 मील दूर एक गांव में कुत्तों की लड़ाई देखने जा रहे हैं। उस ज़माने में कुत्तों की लड़ाई का बहुत रिवाज था। शौकीन लोग सैकड़ों रुपयों की कीमत के लड़ाका कुत्ते पालते और लड़ाते थे। लड़ाई की तशहीर ज़बानी हो जाती थी, ढोल बजते और दूर दूर से तमाशाई इकट्ठे होते थे। हम सब ने अपने अपने घर ये बताया कि हम एक बार शिकार पर गए तो 15 मील दूर के एक गांव का नंबरदार मिला था। उसने कहा था कि हमारे गांव ज़रूर आना और रात वहीं रहना। मुख्तसर ये कि अपने झूठ को सच साबित करने के लिए जितने मज़ीद झूठ बोलने ज़रूरी समझे उतने ही बोले, और एक रोज़ शाम से पहले पहले उस गांव जा पहुँचे जहाँ से हमें जंगली बिल्ले की मालूमात मिली थी। हम उन 2 नौजवानों के मेहमान बने जो इसी गांव के रहने वाले थे। उन्हें हम कह आए थे कि किसी रोज़ आएंगे और रात को उस जगह जाएंगे। वो खुलूस और सादगी का ज़माना था। गांव में किसी घर मेहमान आता तो उसे सारे गांव का मेहमान समझा जाता था। हर कोई मिलने आता था। इस गांव के लोग हमें भी रात को मिलने आए। एक वजह तो ये थी कि हम मेहमान थे और दूसरी वजह ये कि हम कुत्ते साथ लेकर गए थे और गांव में मशहूर हो गया था कि हम उस चीज़ को पकड़ने या मारने के लिए आए हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को ज़ख्मी करके उनका रास्ता बंद कर दिया है। तकरीबन हर एक ने कहा कि लड़कों, बाज आ जाओ, तुम नहीं जानते कि जवान बेटे पर कोई ऐसी बन जाए तो बाप की कमर टूट जाती है। हम चूँकि इस गांव में कह गए थे कि हम इस पुरस्कार दरिंदे को मारने का बंदोबस्त करेंगे, इसलिए ये इतला मौलवी साहब के अलावा जिन निकालने वाले शाहजी को भी मिल गई। वो भी आ गए। उन्होंने आते ही न सलाम न दुआ, कुछ रऊनत के लहजे में पूछा, ओ मरदूदो, तुम कौन से गांव से आए हो? कौन है नंबरदार वहाँ का? जनाब शाहजी, मैंने कहा, हम सिर्फ कुत्ते लेकर नहीं आए, अपने बाजुओं के साथ कुछ बांध कर भी लाए हैं। ये तावीज़ बड़ी ऊंची जगह के हैं और वो चीज़ हमारे हाथ ना आई तो हम उसके हाथ नहीं आएंगे। लोगों के इस शक को जिन निकालने वाले एक शाहजी, एक पीर और एक मौलवी साहब ने यकीन में बदल दिया था। हमें पता चला कि ये तीनों हजरात इस चीज़ को काबू में लाने के लिए लोगों से नजराने वसूल कर रहे हैं। लोगों को ये डर था कि जो चीज़ आधी रात के बाद हमला करती है वो दिन को भी हमला शुरू कर देगी। इन लोगों ने हमें बड़ी बड़ी डरावनी कहानियाँ सुनाई। मैं और शहबाज खान जिरा कर रहे थे। इस दौरान मौलवी साहब आ गए जो इस गांव के मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने हमें खबरदार किया कि हम वापसी पर कुत्ते इस जगह से ना गुजारें, किसी और रास्ते से जाएं, क्योंकि ये मजलूम रूह चुड़ैल के रूप में आ गई है। वो गुस्से में आ जाएगी और हर रोज़ 1-2 जानें ले लिया करेगी। मैंने मौलवी साहब के साथ बहस करने की जुर्रत की जो उन्हें अच्छी ना लगी। मेरे एक दोस्त ने मेरी थाक बिठाने के लिए मेरे मुतालिक कह दिया कि इस लड़के ने इसी साल 10 जमातें पास की हैं। आज तो लड़के डबल ए में हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन उस ज़माने में किसी का मैट्रिक पास करना, खुसूसन किसी देहाती के बच्चे का 10 जमातें पढ़ जाना एक तारीखी कारनामा समझा जाता था। मौलवी साहब को पता चला कि मैंने 10 जमातें पास की हैं तो वो अपने लहजे में तंज की तुरशी मिलाकर कहने लगे,
अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर इसीलिए स्कूल खोले हैं कि हमारे बच्चों को बेमज़हब कर डालें। देखा ना, तालीम का असर कितना उल्टा हुआ है। ये लड़का कल अपने बाप से कहेगा कि ये बूढ़ा बेवकूफ़ है। अंग्रेज़ी तालीम को इसीलिए तो हमारे मज़हब ने हराम करार दिया है। तुम जिस चीज़ के पीछे जा रहे हो वो मैंने देखी है। शाहजी ने कहा, उस पर कोई तावीज़ असर नहीं करेगा, पास आ जाओ। हम बाज आने के लिए नहीं गए थे, मौलवी साहब भी आ गए थे। शायद शाह और मौलवी का जोर हम पर तो न चला। उन्होंने इन दोनों जवानों के बापों को, जिनके साथ साजबाज करके हम आए थे, हुक्म के लहजे में कहा कि अपने लड़कों को इनके साथ न जाने देना। इन लोगों से गुलू खरासी कराने के लिए हमने कहा कि आज रात नहीं जाएंगे, कल सोचेंगे। हम सोच कर आए थे। हमारे मेज़बान नौजवान खुशहाल ज़मींदारों के बेटे थे। उन्होंने चालाकी ये की थी कि हमें एक अलग थलग मकान में ठहराया था, जहाँ से हम रात को खामोशी से निकलकर अपने मिशन पर जा सकते थे। हम आधी रात के बाद वहाँ से निकले। मेरे सारे साथी और तमाम कुत्ते साथ नहीं थे। हम 6 लड़के थे और 4 कुत्ते थे। 2 लड़के ये थे जो हमारे मेज़बान थे। हमने चलने से पहले कुत्तों के मुंह रस्सियों से बांध दिए थे, क्योंकि इन्हें गांव से निकलते वक्त भी खामोश रखना था, और जहां हमें जाना था वहां खामोशी और ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं एक बार फिर बता दूं कि उम्र के किसी अगले हिस्से में जाकर पता चला था कि शिकार के कुछ उसूल, कुछ दाव पेच और कुछ एहतियात होती है। लड़कपन में हमने न कोई उसूल जाना था और न ही दाव पेच और न कोई एहतियात। हम अपने तौर तरीके इस्तेमाल किया करते थे। हमने यही एक एहतियात सोची कि कुत्तों की आवाज़ न निकले। हम ये ख्याल अपने अपने दिल में रख के जा रहे थे कि हम एक जंगली बिल्ले को मारने जा रहे हैं। हम उस जगह के ऊपर पहुंच गए जहां नीचे खुश्क नदी का पाट और वो जगह थी जहां दरिंदा हमला करता था। कुत्तों के मुंह बांधते वक्त हमने रस्सियों की गांठें इस तरह रखी थीं कि फौरन खुल जाएं। हम में से हर एक के पास एक एक कुल्हाड़ी थी, एक बड़ी टार्च थी और 3 लड़कों के पास चाकू भी थे। कुल्हाड़ियों के दस्ते लंबे थे और फल छोटे। हमने इस दरिंदे के जख्मी किए हुए एक आदमी से अंदाज़न जगह मालूम कर ली थी। हमें टार्चें जलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रात के पिछले पहर का चांद पूरा था। चांदनी जिस कदर शफ़ाफ हो सकती थी उतनी ही शफ़ाफ थी। हम ज़रा दूर दूर से नीचे उतरे और मट्टी की उस दीवार जो नदी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, हम भी बढ़े, जिसका साया था, यानी उधर चांदनी नहीं थी। हमारा एक दोस्त बोला, यारो, तुम्हें से किसी को भी डर नहीं लग रहा? मैंने सबसे पहले इतराफ़ किया कि मेरे दिल पर डर बैठता जा रहा है। फिर एक और बोला, डर तो भाइयों मुझे भी लग रहा है। डर लाजमी था। एक तो वो दरिंदा न जाने क्या था, और डर की दूसरी वजह ये थी कि चांदनी में वो जगह डरावनी लगती थी। हमने एक दूसरे को दिल मजबूत करने को कहा और हमारा सबसे आगे वाला साथी रुक गया। आगे बहुत बड़ा तोदा गिरा हुआ था। अगले साथी ने कहा कि इस तोदे की ओट में बैठ जाते हैं, सिर्फ एक आदमी आगे जाए, क्योंकि ये अगर जंगली बिल्ला हुआ तो इतने सारे आदमी और कुत्तों को देखकर सामने नहीं आएगा, अकेले आदमी पर आ जाएगा। अगर आ जाए तो कुत्ते फौरन खोलो और सब पहुंच जाओ। तजवीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन सवाल ये था कि अकेला जाएगा कौन आगे? किसी रज़ाकार की ज़रूरत थी। हमारे मेज़बान नौजवानों में से एक ने कहा कि मैं चाहता हूँ। वो उठकर चल पड़ा। हम सब की ज़बानें बंद हो गईं। उसे न किसी ने कहा कि न जाओ, न किसी ने ये कहा कि चले जाओ। मेरा रद्द-ए-अमल ये था कि मुझे अफ़सोस हुआ कि ये लड़का इस दुनिया से जा रहा है। बाद में पता चला कि तमाम दोस्तों के दिलों पर अफ़सोस और सदमे का बोझ पड़ गया था। मेरे दिल में ये भी आई कि उसे रोक लूं और सबसे कहूं कि चलो घर को चलते हैं, लेकिन वो कुल्हाड़ी थाम कर चल पड़ा था। वो जूं-जूं आगे जा रहा था। हमारे दम घुटते जा रहे थे। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मैं उसकी आवाज़ सुन रहा था। हम सब ने कुल्हाड़ियाँ मजबूती से पकड़ लीं और उन रस्सियों की गांठों पर हाथ रख लिए थे जिनसे कुत्तों के मुंह बंधे हुए थे। हम हमले की सूरत में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था, हर तरफ देखता था, और फिर वो नदी का मोड़ मुड़ गया जो ज़्यादा दूर नहीं था। हम उसे आवाज़ देने से डरते थे। उसे नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता था जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। हम बिल्कुल खामोश थे। कुत्ते भी चुप थे। खुदा खुदा करके वो वापस आता दिखाई दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हम तक पहुंच गया। कहने लगा, कुछ नहीं यार,
मैं तो बहुत आगे तक चला गया था, अब क्या करें। मेरा अजीज दोस्त शहबाज उठ खड़ा हुआ, बोला अब मैं जाता हूँ, और वो चला गया। मैं दूसरों के मुतालिक कुछ नहीं कह सकता, अपने मुतालिक बता सकता हूँ कि मेरे जिस्म का 1/4 खून ज़रूर खुश्क हो गया था। शहबाज कुछ ज़्यादा देर लगाकर आया। उसने भी कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। उसने मुझे कहा कि उठ साबू, अब तेरी बारी है। मैं उठा, चलने ही लगा था कि अपने एक साथी ने कहा, वो कोई आ रहा है। मैं पीछे हट गया। खुश्क नदी के पार वाले किनारे पर दंदी के साथ साथ कोई चला आ रहा था। कपड़े सफ़ेद थे और वो मर्द नहीं लगता था, लगती औरत थी, लेकिन रात के वक्त ऐसी जगह से अकेली औरत का गुजरना काबिले यकीन नहीं था। वो चांदनी में थी, लेकिन दूर होने की वजह से चेहरा अच्छी तरह नज़र नहीं आता था। हम उसे नज़र नहीं आ सकते थे। फिर यकीन हो गया कि वो औरत है। वो बहुत तेज़ चल रही थी, वो इंसान नहीं थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने सरगोशियों में कलमा शरीफ और जो किसी को ज़बानी याद था वो विर्द शुरू कर दिया। सब ने नज़रें उस पर जमा रखी थीं। वहाँ भी तोते गिरे हुए थे। वो एक तोते के पीछे से गुजरी जैसे गायब हो गई हो। रात बिल्कुल खामोश थी। अचानक औरत की इस कदर बुलंद और करख चीख सुनाई दी कि मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो, और फौरन बाद दिल इस तरह धड़कने लगा जैसे हथौड़ा चल रहा हो। फिर चीखें ही सुनाई देती रहीं जो उधर से आ रही थीं जिधर औरत थी। औरत तोते से आगे आ गई। लट्टू की तरह उसने चक्कर खाए और गिर पड़े। हमने ऐसी कुर्राहट सुनी जैसे बिल्ली किसी बिल्ली से लड़ती उसे भंबोड़ती है और दूसरी आवाज़ें निकालती है। हम में से किसी ने कहा कि कुत्ते खोलो ओए। हमने इस आवाज़ पर कुत्तों के मुंह और पट्टे पलक झपकते खोल दिए। सबसे पहले शहबाज उधर को दौड़ा, उसके पीछे हम सब गए। कुत्ते शिकारी थे, इशारे समझते थे। कुत्ते हमसे पहले पहुंच गए और गिरी हुई औरत पर जा पड़े। हमारे पहुंचने तक वो औरत से अलग हो गए और किसी के ताक़ुब में चले गए। तब हमने देखा कि वो जंगली बिल्ला था। वो दंदी के शिगाफ की तरफ जाने की बजाय नदी के पाट में आ गया। हम सब ने नीम दायरा बना लिया। वो पीछे मुड़ा। पीछे कुत्ते थे। बैक वक्त 2 कुत्तों ने उसे पकड़ लिया। कुत्ते 4 थे। वो भाग नहीं सकता था। 2 कुत्तों ने उसकी 2 टांगें पकड़ लीं। बिल्ले की आखिरी और बड़ी ही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। फिर वो खामोश हो गया। कुत्तों ने उसकी टांगें खींचकर जिस्म से अलग कर दी थीं। हमने कुत्तों को पकड़ लिया। बिल्ला मर चुका था। इससे फारुक हुए तो औरत का ख्याल आया। वो वहीं पड़ी थी और उसके सफ़ेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अगर वो इंसान ना होती तो गायब हो चुकी होती। उसकी नब्ज़ें चल रही थीं। हमें यकीन हो गया कि इंसानों को ज़ख्मी करने वाला यही बिल्ला था। हम देख नहीं सकते थे कि औरत के ज़ख्म कहाँ कहाँ हैं। हमारे एक साथी ने उसे कंधे पर उठा लिया। एक ने मरे हुए बिल्ले को उठा लिया और हम मेज़बानों के गांव को बहुत तेज़ चल पड़े। थोड़ी थोड़ी दूर हम औरत को बारी बारी उठाते थे। गांव कोई 1 मील दूर था। हम दौड़ने की रफ्तार से चल रहे थे। गांव में दाखिल हुए तो सुबह की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी। बहुत से लोग जाग उठे थे। हम सब ने जख्मी औरत को बारी बारी उठाया था, इसलिए सबके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। एक मेज़बान नौजवान के घर दाखिल हुआ। दिए जलाए गए। घर की औरतों ने सबको खून में रंगा हुआ देखा तो उन्होंने अपने सीनों पर 2 खत्तर मारने शुरू कर दिए। इन्हें तसल्लियाँ दीं और ज़ख्मी को चारपाई पर डाला। नंबरदार और चौकीदार आ गया। थोड़ी देर तक सैन में बहुत से आदमी आ गए। बूढ़ों ने फौरन ज़ख्म धोने और मरहम पट्टी करने का बंदोबस्त किया, लेकिन ज़ख्मी औरत होश में आ चुकी थी। उसने पहले तो पानी मांगा, फिर नहीफ और कराती हुई आवाज़ में कहने लगी, मेरे ज़ख्मों को हाथ न लगाना, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मेरी बात सुन लो। गांव के लोग भला एक ज़ख्मी को वैसे ही कैसे पड़ा रहने देते। वो कहते थे कि उसके दिमाग पर ज़ख्मों के अलावा खौफ का असर है। मर्द बाहर निकल आए। घर की औरतों ने उसकी कमीज़ उतारने की कोशिश की तो उसने ना उतारने दी। उसने बैठकर पानी पिया और लेट गई। औरतों ने मर्दों को बताया कि ये ज़ख्मों को हाथ नहीं लगाने देती, यही ज़िद करती है कि मेरी बात सुन लो, नहीं तो सब पछताओगे। हम सब अंदर उसके पास चले गए। औरतों ने उसके चेहरे मोहरे से खून साफ कर दिया था। वो खूबसूरत औरत थी, उम्र 30 साल से कम नहीं होगी। उसने कमज़ोर और दबी दबी आवाज़ में कहना शुरू कर दिया कि वो अकेली कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी।
اس نے اس گاؤں کا نام بتایا جو اس کا سسرال کا تھا۔ اب وہ وہاں سے آ رہی تھی اور اپنے میکے گاؤں جا رہی تھی جو 3 سے 3.5 میل دور تھا۔ اس کے میکے اور سسرال میں یقیناً 6 میل کا فاصلہ تھا۔ میں اپنے خاوند کو قتل کر کے آ رہی ہوں، اس نے بات شروع کی اور سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی قمیض کے نیچے کر کے شلوار کی ناف پر ہاتھ پھیرا اور بولی، چاقو وہاں گر پڑا ہے جہاں سے تم لوگ مجھے اٹھا لائے ہو۔ اس نے یہ نہ پوچھا کہ اسے کس چیز نے زخمی کیا ہے اور کون اٹھا کے لایا ہے اور وہ کہاں ہے اور یہ کون سا گاؤں ہے۔ اس نے اجنبی لوگ دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کوئی اور ہی گاؤں ہے۔ وہ تیز تیز بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی آواز دبتی اور سانس ہانپتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتا کر کہا، میری لاش اس تک پہنچا دینا اور میرا بیان پولیس کو سنا دینا۔ میرا خاوند بدکار تھا۔ میری برادری کے بعض آدمیوں نے میرے باپ سے کہا تھا کہ میرا رشتہ اس آدمی کو نہ دیں کیونکہ وہ بدکار ہے۔ اس نے اپنے خاوند کا نام بتا کر کہا، وہ مالدار زمیندار ہے، یہاں اس کی بہت زمین ہے اور باپ کا ایک مربع نہری علاقہ بھی ہے۔ اس جائیداد کا وہ اکیلا وارث ہے، اسی لیے میرے باپ نے میرا رشتہ اسے دے دیا تھا۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، دونوں مر گئے۔ بڑا اچھا ہوا ہے وہ زندہ ہوتے تو میں ان کی خاطر اپنے خاوند کے ستم سہتی رہتی۔ اس نے گاؤں کی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ رکھا تھا، وہ کافر جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا۔ میرا باپ اسے سمجھانے بجھانے آیا تو میرے خاوند نے اس کی بے عزتی کر دی۔ میرے باپ کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا لیکن وہ میرا باپ تھا، اس لیے میرے اندر غصہ ابلنے لگا۔ باپ چلا گیا تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم نے میرے باپ کی بے عزتی کر کے مردوں والا کام نہیں کیا۔ اس پر ہمارا جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ہماری بول چال بند ہو گئی۔ میں اس ہندو عورت سے ملی اور اسے برا بھلا کہا لیکن اس نے مجھے نوکرانی سمجھ کر بڑے طنز سے کہا کہ تم کون ہو مجھے روکنے والی، میں تو مسلمان ہو کر تمہارے خاوند کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ میں نے گھر آ کر خاوند کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور چاقو نکال کر مجھے دھمکی دی کہ اس چاقو سے تمہاری گردن کاٹوں گا اور لاش غائب کر دوں گا۔ میں رو دھو کر چپ تو ہو گئی لیکن میرے دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی، مجھے سوتے جاگتے خون نظر آنے لگا۔ میں خواب میں خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھنے لگی۔ میں ڈرنے کی بجائے خوش ہوتی تھی۔ آج رات کی بات ہے کہ میری آنکھ کھلی، خاوند چارپائی پر نہیں تھا۔ میں طیش میں آ کر اٹھی، کمرے سے نکل کر باہر بڑا دروازہ دیکھا، اس کی زنجیر اتری ہوئی تھی اور میں بند دروازے کے ساتھ ہی باہر مجھے اپنے خاوند کی آواز سنائی دی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا، اس کے ساتھ وہی ہندو عورت تھی۔ میں اس عورت کی بے غیرتی پر حیران تھی کہ آدھی رات کو گھر سے آ گئی ہے۔ میرے خاوند نے اسے کہا کہ اب جاؤ، اس کی یعنی کہ میری فکر نہ کرو۔ میں پاگلوں کی طرح اندر گئی اور خاوند کا وہی چاقو جو بہت بڑا ہے اور اس نے مجھے دکھا کر کہا تھا کہ اس سے تمہاری گردن کاٹوں گا، وہ میں اٹھا لائی۔ ادھر میں دروازے تک پہنچی، ادھر وہ دروازے میں داخل ہوا۔ میں نے پوری طاقت سے چاقو نوک کی طرف سے اس کی گردن کے سامنے مارا۔ چاقو شاید آدھا اس کی گردن میں چلا گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو میں نے بڑی تیزی سے 3 بار چاقو اس کے پیٹ میں مارا۔ میرے اندر معلوم نہیں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کے گرتے گرتے میں نے اس کا پیٹ چیر دیا، وہ گرتے ہی مر گیا ہوگا۔ میں چاقو ہاتھ میں لیے باہر کو دوڑی۔ میں اس بیوہ ہندوانی کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی لیکن وہ جا چکی تھی۔ میں پھر اپنے گھر نہ گئی، اپنے میکے گاؤں کو چل پڑی۔ میں اپنے باپ کے گاؤں باپ کو یہ بتانے جا رہی تھی کہ تم میں غیرت ختم ہو گئی تھی، مجھ میں غیرت موجود ہے۔ باپ کو بتا کر میرا ارادہ تھا کہ تھانے چلی جاؤں گی لیکن خدا نے مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ معلوم نہیں یہ بھیڑیا تھا یا کیا تھا جس نے پیچھے سے اچھل کر میری گردن اپنے دانتوں میں لے لی اور پنجے میرے جسم میں اتار دیے۔ میں نے ڈر کر بڑی زور سے چیخ ماری اور ناف سے چاقو نکال لیا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر کے اس درندے پر وار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری گردن کاٹ دی اور میں گر پڑی۔ میرے ہاتھ سے چاقو گر پڑا، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کا یہ بیان تیزی سے سنا دیا ہے، وہ اتنی تیزی سے نہیں بول سکی تھی۔ آخر میں اس کی آواز اتنی دب گئی تھی کہ کان اس کے قریب کرنے پڑے۔ پھر وہ ایک لفظ کہتی اور کتنی ہی بار اکھڑی ہوئی سانسیں لیتی، پھر وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ اس نے
खर्राटा सा लिया और उसका मुंह आधा खुला रह गया। उसके जिस्म में खून रहा ही नहीं था, तो वो जिंदा कैसे रहती? इससे आगे जो कहानी है वो पुलिस की तफ्तीश और हम सब की गवाहियां हैं। चाकू वहां पड़ा मिल गया जहां जंगली बिल्ले ने उसे गिराया था। बिल्ले को वो भेड़िया समझ रही थी। उसके खामिन की लाश थाने चली गई थी। इस औरत की लाश उसका बाप ले गया। सब कहते थे कि खुदा ने इस औरत पर बड़ा करम किया है कि मर गई है। जिंदा रहती तो इसे उम्र कैद की सजा मिलती, शायद इसे काला पानी भेज दिया जाता। वो इस अजियत से बच गई। हमने मरा हुआ जंगली बिल्ला सारे गांव को दिखाया था। मौलवी, आमिल, पीर और सन्यासी ने भी देखा था। अब भी वो कहते थे कि वो चीज़ कुछ और है। हम कहते थे कि वो यही बिल्ला था। इंसानों को अपना दुश्मन समझता था और इंतकाम ले रहा था। किसी इंसान को मोहब्बत में नाकामी हो तो वो खुदकुशी कर लेता है या अपने माँ बाप की पसंद की शादी कर लेता है, लेकिन ये बिल्ला दरिंदों की नस्ल से था। इसने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस बिल्ले के मरने के बाद लोग इस रास्ते से गुजरने लगे और फिर किसी भी चीज़ ने उन्हें नहीं हमला आवर किया।